Hello, people. So now we are going to start. Actually, we are going to proceed further in this chapter. And the story of an individual, जो ये ऊपर तुम्हारा given है activity, we will be discussing it in class. And right now we are going to do further. And here's the story of an individual. मतलब here's not the story. So यहाँ पे जो है बेसिकली ये बता रखा है कि एक किसी भी इंसान की स्टोरी जो है कुछ उसकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होते हैं उन डेट्स पे जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. अब इट्स नॉट कंपल्सरी कि एक इंसान के लिए कोई एक पर्टिकुलर डेट इम्पोर्टेंट है तो वही डेट किसी और इंसान के लिए भी इम्पोर्टेंस रखती हो. तो जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो उस टाइम पे डेट्स जो होती हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं, रखी जाती है ताकि हमें क्रूशियल इवेंट्स का, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनका पता चल सके, उनके बारे में हम स्टडी कर सकें. सो वी कंसीडर डेट्स दैट आर रिलेटेड टू अ सेट ऑफ क्रूशियल इवेंट्स ऑफ आवर स्टडी. तो फॉर एग्जाम्पल मतलब हम डेट्स को क्यों देखते हैं, ताकि हमें इवेंट्स का पता चल सके कि एग्जैक्टली कि पहले ये हुआ था फिर वो हुआ था. एंड एग्जाम्पल दे रखा है कि लाइक 1526 CE कॉमन एरा होता है ये. एंड जो ये साल था इस टाइम पे मुगल्स जो हैं उन्होंने अपनी नींव रखी थी भारत में, मुगल एम्पायर बनाया था. सो ये पॉलिटिकल रूप से ये डेट इम्पोर्टेंट बन जाती है. तो अब मुगल्स ने जितना भी बैटल्स लड़ी, जो भी था, सारी डेट्स उस हिसाब से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है. Now, however, these dates will no longer be considered important while writing about economic development. अब जो ये dates जो मुगल टाइम की 1526 एंड ऑल दैट, ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है. अब इसके हिसाब से कोई और डेट्स इम्पोर्टेंट होंगी. सो दिस मीन्स दैट सिग्निफिकेंस, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेट्स का सिग्निफिकेंस उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए ही होता है. नेक्स्ट फिर धीरे धीरे वो डेट्स का सिग्निफिकेंस चेंज होता जाता है अकॉर्डिंग टू दी चेंजेस इन दी इवेंट्स. सो दीज हिस्टोरियंस मोस्टली रोट. अब क्या था कि एग्जाम्पल ले लो कि ब्रिटिशर्स जो थे, हमारा जो ब्रिटिश रूल था, तो बहुत सारे जो हिस्ट्री का वर्जन था, जो हिस्ट्री लिखी गई है बुक्स तुम देखोगे तो वो किसने लिखी है, बेसिकली ब्रिटिशर्स ने लिखी है. तो वो लोग अपने नज़रिए से, अपने पर्सपेक्टिव से लिखते थे कि भाई फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिशर्स रूल का, वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग. तो ऐसे ही क्रोनोलॉजी वो फॉलो करेंगे तो वो अपने बारे में लिखेंगे कि हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे रूल किया था और फिर लास्ट वाइसरॉय कौन रहा. सो ऑल दैट. सो डिड यू नो फैक्ट है कि गवर्नर जनरल जो था इंडिया का, वो हेड था ब्रिटिश, जो इंडिया में ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन था उसका हेड था हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. आई मीन इट्स क्वाइट आयरॉनिकल या कुछ भी इसको बोल लो. After the revolt of 1857, the territories of the East India Company came under direct control. तो 1857 का रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो 1857 के रिवोल्ट के बाद जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आ गई. पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से वर्क कर रही थी, लेकिन अब जब दिखा ब्रिटिशर्स इंग्लैंड के क्राउन को कि भाई इंडिया में अच्छा खासा रूल सेटअप हो रहा है, तो उस टाइम पे उन्होंने अपने अंडर कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि ब्रिटिशर्स की ही थी 1858 में. तो गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम पे फिर वो क्या बन गए, हमारे वॉइसरॉय. गवर्नर जनरल को हटा के क्या नाम दे दिया गया, वॉइसरॉय का. तो अब वो हेड थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड थे, विच एडमिनिस्टर्ड द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. जो कि ब्रिटिश इंडिया, प्रोविंसेस क्या होते हैं, स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया की. इंडिया जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे दैट इज़ ब्रिटिश इंडिया. तो उनकी सारी चीज़ों को एडमिनिस्टर कौन करता था, कौन देख रेख करता था, वॉइसरॉय. So all the dates included in these versions were linked mainly to the activities, policies and achievements of governor generals. तो जो वो हिस्ट्री की बुक्स ब्रिटिशर्स ने लिखी है उसमें इन्हीं की एक्टिविटीज़ के बारे में दिया हुआ है कि इन्होंने क्या किया, कैसे चेंजेस लाए, क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या पॉलिसीज़ थी, क्या अचीवमेंट्स थी. सो दे डिस्कस अबाउट ऑल दैट. ये इंडियन हमारे पर्सपेक्टिव से बुक्स नहीं हैं, दे आर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रिटिशर्स. अब गाइज जो हमारी ब्रिटिशर्स की जो बुक लिखी हुई थी उन्होंने,
अब उसमें इंडियन सोसाइटी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। हम लोग मानो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। हिस्ट्री राइटिंग डज नॉट गिव होलसम, एक प्रॉपर, एक जो एक्चुअल जो ट्रू अकाउंट होना चाहिए वो ब्रिटिशर्स की बुक हमें प्रोवाइड नहीं करती हैं ऑफ द पास्ट। तो हम जैसे एग्जाम्पल लो कि हम हिस्ट्री लिखते हैं या कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो हम प्रॉपर इवेंट्स लिख के एक शेप देते हैं स्टोरी को। तो जो ब्रिटिशर्स का जो वर्जन था लिखने का, स्टाइल था लिखने का, उसमें वो लोग अपनी लाइफ्स के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लिख रहे हैं। तो इसीलिए हमें अपने इंडिया के बारे में लिखने के लिए वी हैव टू री राइट आवर हिस्ट्री इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, अपने हिसाब से लिखना ज़रूरी था, बाय इंक्लूडिंग ऑल द इवेंट्स रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स पीपल, जिसमें हमारे लोगों के बारे में बताया गया हो, हमने क्या किया है वो बताया गया हो। सो देयर वॉज अ नीड टू राइट द हिस्ट्री अगेन। सो हाउ डिड डिफरेंट हिस्टोरियंस पीरियडाइज इंडियन हिस्ट्री? तो अलग अलग हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री को कैसे अलग अलग पीरियड्स में बांटा है, दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। अब देखो बेसिकली क्या है कि हर पीरियड के अपने खुद के स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। सो पीरियडाइजेशन हेल्प अस डिफ्रेंशिएट पीरियड फ्रॉम, तो पीरियडाइजेशन से क्या होता है कि हम इवेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं अलग अलग टाइम के। तो हम एक पढ़ते हैं पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय जेम्स मिल। अब जेम्स मिल ने कैसे डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को, तो क्या होता है कि हर एक बंदा, हर एक हिस्टोरियन जो है वो जैसा बिलीफ सिस्टम रखता है वो वैसे ही क्रिएट करेगा ना चीज़ों को। तो अब जेम्स मिल का जैसा इंडिया को लेके बिलीफ सिस्टम था तो उसने उस हिसाब से जो है कैटेगराइजेशन कर दी पीरियड्स की। तो जेम्स मिल जो है कहाँ का, स्कॉटलैंड का रहने वाला था, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। तो इन्होंने कैसे डिवाइड किया इंडिया को 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो उनके हिसाब से यही था। एंड इसमें क्या दे रखा है कि मिल जो है वो इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम वो कहते थे कि ब्रिटिशर से पहले इन लोगों ने रूल किया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर। उनके हिसाब से क्या था गाइस कि इंडिया में जो है रिलीजियस बहुत ज़्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और सुपरस्टिशियस, मतलब लोग ज़्यादा अंधाधुंध विश्वास करना, फालतू की चीज़ों में विश्वास रखना ज़्यादा करते थे उसके हिसाब से। और ब्रिटिशर्स के रूल से क्या होता कि इंडिया जो है थोड़ा सा उसकी बुद्धि ठीक होती, थोड़ा रोशनी आती उनकी लाइफ में। मतलब वो सजेस्ट कर रहे थे कि इंडिया को यूरोपियन वेज अडॉप्ट कर लेने चाहिए, एटिकेट्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन, लॉज, ताकि इंडिया थोड़ा ठीक हो सके मेंटली। मतलब इंडिया में जो तरक्की है वो यूरोपियन चीज़ें अपना के ही हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाट जेम्स मिल थॉट वाज। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑलराइट, बाय।